नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। आरआरसी ईआर जीडीसी 28 अक्टूबर 2021 को जो पेपर हुआ था, आज हम उसके मैथ के सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले सर ने इस पेपर में पूछे गए जितने भी जीके के सवाल है उनको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम मैथ के सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर 28 अक्टूबर को हुआ था। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है जिनमें से एक का विकर्ण दूसरे के विकर्ण का दुगना है। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट अभी तक टेक्स्ट बुक पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं, आपके लिए दोबारा यहां पर ऑफर जो कि लिमिटेड टाइम के लिए यानी 23 फेब लास्ट डेट है इस ऑफर की। इस ऑफर में आपको 12 की बजाय 18 मंथ की यानी 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। स्पेशल ग्रुप डी और एनटीपीसी भी 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट डेली एक मॉक टेस्ट लगेगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है। सेकेंड, टाइम मैनेजमेंट है, बहुत ज़्यादा मेन भूमिका रहती है टाइम मैनेजमेंट की। कम समय में ज़्यादा सवाल कैसे अटेम्प्ट करें, प्रैक्टिस से ही संभव है, मॉक टेस्ट से ही संभव है। तो टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट पर अभी आप यदि टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हुए ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो आपको मैक्सिमम 39 रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाएगा और 12 की बजाय 18 मंथ की यहाँ पर वैलिडिटी है। इसमें रेलवे के अलावा एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएससी सारे स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स के मॉक टेस्ट हैं। सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित रहते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके ये मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं इन सभी मैथ के क्वेश्चंस का क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन होने वाला है। यानी विकर्ण का अनुपात हमें दे रखा है किस अनुपात में, कि 2:1 में दे रखा है कि एक विकर्ण दुगना है दूसरे का। अब देखो, यदि हम किसी वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √a होता है। यदि भुजा a है तो विकर्ण इतना होता है और एरिया कितना होता है, a² होता है। तो देखो, ये चीज तो कांस्टेंट है, इसको आप छोड़ दो। तो जो भुजा के अनुपात में ही आ चुका है क्या, विकर्ण, यानी कि जितनी पावर भुजा की है उतनी विकर्ण की पावर है, लेकिन जो क्षेत्रफल की पावर है वो 2 है। तो क्या हो जाएगा, यदि ये 2:1 में है तो इनका स्क्वायर कर दो आप, 4:1 में हो जाएगा। और यदि भुजा का अनुपात पूछता तो 2:1 ही हो जाता। यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों का स्क्वायर कर दिया, 4:1 हो चुका है। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 5 की बात करते हैं। एक कक्षा सुबह 10 बजे शुरू होती है और दोपहर 1:27 बजे तक चलती है। ठीक है, कक्षा का टाइम दे रखा है, यहाँ से 10 बजे से स्टार्ट होती है, 1:27 तक चलती है। तो देखो, 10 से 11 1 घंटा हो चुका है, 11 से 12 2 घंटा हो चुका है। उसके बाद में 1 बजे तक 3 घंटे हो चुके हैं और 27 मिनट और हैं, यानी कि 3 घंटे 27 मिनट क्लास चलती है। इसके बाद में क्या कह रहा है, इस अंतराल के दौरान 4 अवधियों का आयोजन किया जाता है। यानी कि जो क्लास, कितने टाइप की क्लास हो रही है उसके अंदर, जैसे हिंदी का अलग पीरियड आता है, तो इस प्रकार से कितने पीरियड आ रहे हैं आपके इस अंतराल के दौरान, 4 पीरियड आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं। और वो कह रहा है कि प्रत्येक अवधि के बाद छात्रों को 5 मिनट का खाली समय दिया जाता है। प्रत्येक अवधि का सटीक अंतराल बताना है आपको। क्या है कि जो आपकी स्कूल है, कक्षा है, वो 3 घंटे 27 मिनट के लिए लगती है, जिसमें से 4 सब्जेक्ट के आपके पीरियड आते हैं, इस प्रकार से मान लो। और प्रत्येक के बीच में जो आपको कितने मिनट का गैप दिया जाता है, 5 मिनट का आपको खाली समय दिया जाता है। तो 4 पीरियड आते हैं, तो इनके बीच में खाली समय कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो, 1 2 और 3, तो 3 प्रत्येक 5-5 मिनट का है, तो 5 5 5, तो ये कितना हो चुका है टोटल, यदि हम इसको करें तो ये आपके 15 मिनट हो चुके हैं। यहाँ से सबसे पहली चीज तो ये है, कितना हो चुका है, 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट तो आपको खाली समय देना पड़ेगा उनको। तो टोटल आपका 3:27 था, उसमें से 15 मिनट निकाल दो आप, 2 1 कितना बचा, 3 घंटे 12 मिनट बचा है। अब 3 घंटे 12 मिनट को आपको बराबर बराबर 4 पीरियड के अंदर बांटना है। तो सबसे पहले जो आवर के अंदर है उसको मिनट में चेंज कर लो आप। 3 घंटे को मिनट में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 180, और 12 पहले से मिनट में है, तो ये आपका 192 मिनट आ चुका है। इतना मिनट आ चुका है। अब आपको 192 को 4 से भाग दे दो, क्योंकि 4 पीरियड है, सब बराबर बराबर के हैं, तो 192 को 4 से भाग दोगे तो प्रत्येक पीरियड की अवधि आ चुकी है 48 मिनट की आ चुकी है। यानी ये भी 48 मिनट का होगा, ये भी 48 मिनट का होगा, ये भी 48 मिनट का होगा, और ये भी 48 मिनट का होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 14 की बात करते हैं। दो संख्याओं का योग उनके गुणनफल का, दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 12 और
35 दे रखा है। व्युत्क्रम का योग बताना है। अब देखो व्युत्क्रम का योग किसके बराबर होता है, ऊपर तो दोनों का योग होता है और नीचे दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। ये बराबर होता है किसका, व्युत्क्रम का, यानी कि x एक संख्या थी उसका व्युत्क्रम और y एक संख्या थी उसके व्युत्क्रम को जब जोड़ा जाता है तो ये आता है आपके पास। यानी कि सिंपल हमें मान रखना है योग कितना है 12 है और गुणनफल 35 है, कुछ कट नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 ऐसा का ऐसा हो जाएगा। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी 100 रुपए की जो चीज उसके पड़ी है वो 100 रुपए में ही देने को कहता है कि मेरे यदि क्रय मूल्य 100 रुपए में जो चीज आई है वो उसको 100 रुपए में बेचने का दावा कर रहा है। लेकिन क्या कर रहा है वो 1000 ग्राम की बजाय कितना दे रहा है, 900 ग्राम ही दे रहा है, ऐसा काम कर रहा है वो। तो पूछा गया है कि उसका लाभ कितना है, ये पूछा गया है। अब आपको क्या करना है कि ऐसे सवालों में अब हर का लाभ या हानि अलग अलग निकाल लो। कैसे, यदि रुपए में जो दिया गया है उसका अलग निकाल लो, यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है तो वहां पर ना तो लाभ हुआ है ना हानि हुआ है, तो उसकी जरूरत नहीं है हमें। केवल ग्राम के अंदर जो हानि लाभ हुआ है वो एक अलग से दिया गया है। अब जब भी आपको ग्राम में जो मात्रा दी गई रहती है यदि उससे लाभ निकालना है तो हमेशा उसको उल्टा कर देते हैं, यानी कि 1000 की जगह वो कितने का दे रहा है, 900 का दे रहा है। तो मूल्य की यदि बात आती है या लाभ हानि जो भी निकालना होता है हम हमेशा इस मात्रा को उल्टा कर देते हैं 900 से, यानी कि 900 की चीज वो 1000 में दे रहा है, कहने का मतलब ये है। तो कितने का फायदा हो रहा है, यहाँ पर 100 का फायदा हो रहा है, और जो 100 का फायदा हुआ है कितने पे हो रहा है, 900 पे हो रहा है, इंटू 100 कर दो आप, ये इस तरीके से निकल जाएगा। कितना आएगा ये आपका, डबल जीरो से डबल जीरो कट गई है तो 100 बट्टे आपका कितना हो चुका है, 9 हो चुका है, और इसका मान कितना हो जाएगा 11 सही 1/9% होता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 21 की बात करते हैं। एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है। टोटल दूरी इतनी चलता है वो, पहिए का व्यास बताना है आपको। सबसे पहली बात तो ये है कि टोटल दूरी कितनी हो चुकी है, इतनी, यदि मीटर में मैं चेंज करता हूं तो ये हो चुकी है टोटल दूरी। अब ये वो कितने चक्कर के अंदर चलता है, 1000 चक्कर, तो प्रति चक्कर दूरी निकाल लेते हैं हम। प्रति चक्कर कितनी आ जाएगी, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, यानी जो 88 मीटर है वो एक चक्कर में दूरी चली गई दूरी है, और वही दूरी एक चक्कर यानी कि परिधि के बराबर होगी। जो टायर है, जो चक्र है, जो पहिया है उसकी परिधि के बराबर होगी। परिधि कितनी होती है, 2πr होती है, वो किसके बराबर है, 88 के बराबर है। तो यहाँ से 22/7 रखोगे, इंटू आर का मान आप निकाल सकते हो, तो ये आपका है। तो आर का मान हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 88/44 इंटू 7, तो यहाँ से ये कट जाएगा आपका 2 बार, तो आपका 14 आ चुका है। रेडियस कितनी आ चुकी है आपकी, 14 आ चुकी है। यदि त्रिज्या मेरी कितनी है, 14 है, तो व्यास कितना हो जाएगा, हम कहेंगे व्यास मेरा 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 22 की बात करते हैं। एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है, और यदि वो 1 घंटा 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वर्दी से चलता है, यानी कि कितने से चला, 3.5 किलोमीटर से यदि चलता है, किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है, तो वो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो पूछा गया है घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है। तो दूरी कैसे निकालते हैं, दूरी का फॉर्मूला होता है S1 इंटू S2/S1 - इंटू जो टाइम डिफरेंस है, ठीक है। इसको हम टाइम डिफरेंस को डी से व्यक्त कर दिया या टी से व्यक्त कर देते हैं, या कह दो T1 - T2, इस प्रकार से व्यक्त कर दो। टाइम डिफरेंस डेल्टा टी भी लिख सकते हो आप। S1 S2 क्या है, चाल है। पहले चाल कितनी थी, 2.5 थी, उसके बाद में कितनी हो गई, 3.5 हो चुकी है। अब इन दोनों का अंतर कितना आ चुका है, आप घटाओगे तो 1 का अंतर आ चुका है, ये हो गया। और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, ये 6 मिनट ज़्यादा है, ये 6 मिनट पहले है, तो टोटल आपका यदि देखते हो एक ज़्यादा है एक कम है, तो डिफरेंस देखते हो तो 12 का हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि एक ज़्यादा है और एक कम है, तो ये 12 आपका हो चुका है। अब आपको केवल इनको मल्टीप्लाई करना है, दोनों यदि पॉइंट हटाते हैं तो नीचे आपका 100 आ जाएगा। इसके बाद में ये 25 से 4 बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। अब आप इनको यदि मल्टीप्लाई करते हो 4 से, ये भी कट जाएगा 3 बार, तो मान कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 3 5 है 15, एक आई हासिल, 3 3 9 और 1 10 आ जाएगा। इतना मान आ चुका है आपके पास, इतना आ चुका है 2.5 3.5
तो यहाँ से इतना मान आ चुका है आपका। अब ये आपका किसके अंदर है, हमें 60 से और डिवाइड करना था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो ये टाइम आपको मिनट में दिया गया था, इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से और डिवाइड करना था। तो 60 यहाँ पर भी आएगा। 60 से यदि आप भाग देते हो, 3 से काट दो इन दोनों को, 3 से काट दो या 15 से काट दो। 15 से कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। और 15 से ये कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। तो 7/4 आ चुका है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 24 की बात करते हैं। किसी भिन्न के हर में 3 जोड़ा जाए तो वह संख्या 1/3 हो जाती है। मान लिया कि संख्या थी x/y, ये हमारी भिन्न थी। अब इस भिन्न के हर में यदि 3 जोड़ा जाता है, यानी कि हम कहें कि y प्लस यदि 3 किया जाता है तो ये 1/3 के बराबर हो जाएगा। और यदि इसके अंश में 4 जोड़ा जाता है इस प्रकार से, तो ये 3/4 के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप यदि देखते हो, इक्वेशन बनाते हो, आपका 3x आ जाएगा माइनस y बराबर 3, इस प्रकार से आ जाएगा। और यदि यहाँ से हम इक्वेशन बनाते हैं तो आपका एक 4x आएगा, फिर 4x प्लस 16 बराबर 3y आएगा, इतना आएगा। y को यदि मैं इधर लाता हूँ तो 4x माइनस 3y बराबर -16 ये आ जाएगा। अब देखो आपके पास दो इक्वेशंस आ चुकी है। एक को मैं लिख लेता हूँ 4x माइनस 3y बराबर -16, और दूसरे को लिख देते हैं 3x माइनस, इसको भी आप क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो जिससे y कट जाएगा। तो क्या करते हैं, 3 से करोगे तो ये आपका 9 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3y हो जाएगा और ये आपका 9 हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि 3y आपस में कट जाएंगे। अब दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन जब आप घटाते हो तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पर 5x आ जाएगा। यदि यहाँ घटाते हो तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाता है, प्लस की जगह 2 में से एक घटाया है, ठीक है। तो ये तो पूरा कट जाएगा। तो 5x बराबर ये माइनस माइनस प्लस 25 आ जाएगा। यहाँ से आप x का मान बता सकते हो कितना आया, x का मान 5 आ चुका है। यदि आपके पास x का मान आ चुका है तो आप कोई भी इक्वेशन में रख के y का मान निकाल सकते हो। पहली इक्वेशन में रखते हैं, यदि यहाँ पर आप 5 रखते हो तो ये आपका 15 माइनस y बराबर 3 हो जाता है। तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा, 15 माइनस 3 यानी कि 12 आ जाएगा। अब आपके पास x का मान 5 आ चुका है, y का मान 12 आ चुका है, तो आप भिन्न निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा, x/y थी, ये 5 था, ये 12 था, 5/12 कट नहीं रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 29 की बात करते हैं। एक व्यक्ति को 60 मीटर ऊंचे पेड़ पर चढ़ना होता है। प्रत्येक सेकंड में वह 5 फीट चढ़ता है, लेकिन फिर 4 फीट नीचे खिसक जाता है। तो कितने सेकंड के बाद वह पेड़ के शीर्ष पर पहुंचेगा। पेड़ कितना था, 60 फीट ऊंचा था, 60 फीट ऊंचा था पेड़, ठीक है, 60 फीट ऊंचा था। उसके बाद में वो देखो 5 मिनट चढ़ता है और 4 मिनट क्या होता है कि फिसल जाता है। तो कितना चढ़ पाया हर मिनट, 1 फीट चढ़ पाया वो, ठीक है। कितना चढ़ पाया, 1 फीट चढ़ पाया हर मिनट, हर सेकंड, यानी कि 1 फीट चढ़ पाया इस प्रकार से। अब उसको चढ़ना टोटल कितना है, 60 फीट चढ़ना है। अब ये देखो, सबसे पहले ये आपको देखना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि वो चढ़ता कितना है, 5 फीट चढ़ जाता है। तो लास्ट के अंदर है, लास्ट में क्या होगा, वो 5 फीट चढ़ जाएगा अपना, बाकी तो वो क्या है कि वापस फिसल जाता है। लेकिन लास्ट के अंदर जब वो ऊपर तक चढ़ गया तो हम ऐसे ही कहेंगे कि वो फाइनल चढ़ चुका है। अब उसको नीचे फिसले भी बाई चांस हो तो हम तो यही सोचेंगे कि वो 5 फीट यानी 60 पे पहुंच गया, अब वापस नीचे फिसलता है बाई चांस हो, तो हम तो यही कहेंगे कि उसने ऊपर तक छू लिया है। तो लास्ट में वो कितना चढ़ेगा, 5 मिनट पूरा का पूरा चढ़ जाएगा, जो एक लास्ट 1 सेकंड बचेगा। तो अब वो 5 माइनस कर दो यहाँ से, बाकी कितना बच जाएगा, 55 बच जाएगा। तो जो ये 55 है फीट, वो 55 सेकंड में 1 फीट चढ़ता है, ठीक है। तो कितना टोटल टाइम लगेगा, ये जो लास्ट सेकंड में तो वो 5 चढ़ जाएगा और बाकी 55 सेकंड 1 सेकंड के अंदर चढ़ेगा। तो ये तो यहाँ पर तो टाइम लगा है उसको 55 सेकंड और यहाँ पर लगा है 1 सेकंड, तो टोटल उसका कितना लग गया,
56 सेकंड हो गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा कि वो हर सेकंड एक एक चढ़ता है। 55 तक चढ़ गया एक एक सेकंड, 55 तक हर एक एक सेकंड में, यानी 55 सेकंड तक हर एक एक सेकंड वो एक एक फीट चढ़ता है। तो 55 सेकंड तक वो 55 चढ़ चुका है। उसके बाद में जैसे ही 56वें सेकंड में वो 5 चढ़ता है, 5 चढ़ते ही 60 फीट पे पहुंच जाता है, तो हम कहेंगे पूरा पेड़ चढ़ चुका है। तो टोटल टाइम कितना लगा? 56 सेकंड लगा। सवाल नंबर 31 की बात करते हैं। 120 मीटर लंबी ट्रेन के एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार, क्या लिखा हुआ है? एक 120 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की गति पूछी गई है। अब देखो, व्यक्ति को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पर उलझाने के लिए दिया गया है। बस आपको ऐसे ध्यान रखो कि व्यक्ति को पार कर रही है। व्यक्ति को पार करने का मतलब क्या है? ट्रेन अपने आप को पार कर रही है, यानी कि ट्रेन की लंबाई 120 है, इसको आप 10 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? आपकी चाल आ जाएगी 12 आ जाएगी। 12 मीटर प्रति सेकंड ये ट्रेन की चाल आ चुकी है। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, सिंपल। सवाल नंबर 33 की बात करते हैं। 10वां पद आपसे पूछा गया है, तो TNवां पद क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर A क्या है? ये आपका प्रथम पद है। N क्या है? नंबर ऑफ पद। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं? 10 पद दे रखे हैं। यहाँ पर पहला पद कितना था? 357 था। N क्या है? नंबर ऑफ पद है। और D क्या है कि हर पद के बीच में अंतर कितना है। यहाँ पर आप अंतर देखते हो तो बराबर बराबर आपको दिखाई देता है। यहाँ पर भी 6 का दिखेगा, यहाँ पर भी 6 दिखेगा, तो ये D है। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला होता है यदि बराबर अंतर दे रखा है प्रत्येक पद के बीच में। तो A का मान 357 रख दोगे आप, और N-1 का मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और D का मान कितना हो चुका है? 6 हो चुका है। ये आपका 357 और ये 54 हो जाएगा। यदि आप दोनों को जोड़ते हो तो ये आपका 411 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 35 की बात करते हैं। 300 पृष्ठों वाली पुस्तक के पृष्ठों को क्रमांकित करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, यानी कि कितने डिजिट की आवश्यकता होगी, ये कहने का मतलब है। तो देखो, स्टार्टिंग की बात करते हैं। 1 से 9 तक के जो पृष्ठ है उनके लिए एक एक पृष्ठ आ रहा है, एक एक ही अंक की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 9 अंक की जरूरत पड़ेगी टोटल। फिर 10 से लेकर कितने अंक हो जाते हैं टोटल? 99 तक। तो आप 10 से लेकर 99 तक आपको यदि अंक निकालने हैं, नंबर ऑफ अंक, तो आप क्या करोगे? लास्ट और प्रथम पद को जोड़कर उसमें एक जोड़ दो। लास्ट और प्रथम और लास्ट दोनों पदों को जोड़कर उसमें एक अधिक कर दो। तो 10 और 99 को यदि आप जोड़ते हो, कितना होता है? 10 और 99 को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? ये आपका नंबर ऑफ पद निकालने के लिए घटाकर एक जोड़ दो, यानी कि अंतिम में से प्रथम पद को घटाकर उसमें +1 कर दो। तो 99 से यदि आप 10 घटाते हो, कितना आ जाएगा आपका? 89 आ जाएगा। और 89 में 1 जोड़ दो, 89 में 1 जोड़ दो, तो ये कितना हो चुका है आपका? 90 हो चुका है। यानी कि ये टोटल आपके 90 पद हो चुके हैं। इसके बाद में कब बात करते हैं 100 से लेकर 300 तक। 100 से लेकर 300 तक की बात करते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ पद कितने हो चुके हैं? यहाँ नंबर ऑफ संख्याएं कितनी हो चुकी है? सबसे पहले ये बात कर रहे हैं, बाद में डिजिट निकालेंगे। तो अंतिम पद है 300, प्रथम पद है 100, दोनों को घटाओगे तो 200 आएगा। और 200 में 1 जोड़ दो आप, नंबर ऑफ संख्याएं आ जाएगी कितनी है? यानी 201 है। 3 अंकों की संख्याएं 201 है। 2 अंकों की संख्याएं कितनी हो गई है? 90 हो गई है। और 1 अंक की संख्या कितनी हो चुकी है? 1 हो चुकी है। ये N1 मान लो, इसको N2 मान लो, इसको N3 मान लो, इतना हो चुका है। तो यहाँ पर प्रत्येक संख्या में कितने अंक हैं? हम कहेंगे 1 अंक है। तो ये आपके डिजिट यहाँ से निकल के आएंगे 9 ही डिजिट। लेकिन यहाँ पर कितने हैं? प्रत्येक संख्या के अंदर 2 डिजिट है। तो संख्याएं कितनी है? 90 है। 90 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 180 डिजिट हो गए। यदि यहाँ की बात करते हैं तो 201 टोटल संख्याएं हैं, प्रत्येक संख्या में 3 डिजिट है। मल्टीप्लाई करोगे 306, इतना हो चुका है। अब आपको सबको जोड़ लेना है। 9, 180 और 603, यदि इसको जोड़ते हो तो ये 12 आ जाएगा। एक
हंसला ये 9 हो जाएगा और ये 792 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 41 की बात करते हैं। एक छात्र जो एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि पास कब हो जाता है वो, जब उसके 20% अंक के अंदर 30 अधिक आते। 20% अंक आए हैं उसके, 30 अधिक आता तो वो पास हो जाता। ओके, यानी x का 20% अंक उसके आए हैं और 30 अधिक आता तो वो पास हो जाता। इसी प्रकार से बात करते हैं, या इस प्रकार से कीजिए, देखो 20% अंक उसके आए हैं, पास कितने पे हो रहा था, 30 अधिक अंक आते तो। और एक विद्यार्थी है, एक अन्य विद्यार्थी है जिसके 32% अंक प्राप्त करता है, उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 42 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, ठीक है। इसने पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, इस प्रकार से। तो देखो 32 में से यदि मैं 20 घटाता हूं, 32 में से आप यदि 20 घटाते हो तो कितना बचता है आपके पास, ये आपके पास 12% बचता है। और ये 12% की वैल्यू इन दोनों को जोड़ने के बराबर है, यानी कि ये आपका 72 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप भाग दोगे तो ये आपका 6 आ जाएगा। तो हमें क्या पूछा गया, उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत अंक, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो आप 20% निकाल लो सबसे पहले, फिर उसके अंदर 20% निकाल लो, और या फिर इस 30 अंक में कितने परसेंट होते हैं ये निकाल दो। तो देखो 1% में 6 अंक होते हैं, तो 30% में कितना होगा, 30% में कितना हो जाएगा, यानी कि मुझे क्या करना पड़ा, जो 6 दे रखा था उसको यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि ये 5% की वैल्यू है। यानी कि उसके 20% अंक आए थे, 5% अंक और आते तो टोटल कितने हो जाते, उसके 25% अंक पे वो पास हो रहा है। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 50 की बात करते हैं। ये अंक दे रखा है, 7 का स्थानीय मान आपको बताना है, 7 का स्थानीय मान बताना है। तो स्थानीय मान के लिए क्या करोगे आप, जितनी पीछे संख्याएं हैं, राइट साइड के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं उसकी स्थान पर आप 0 लगा दो। जैसे मैंने 7 रखा और उसके बाद में एक तो 2 आता है, एक 1 आता है, तो दोनों के स्थान पर आप 0 0 लगा दो, तो ये आपका स्थानीय मान हो जाएगा। और अंकीय मान यदि पूछता तो वो आपका 7 हो जाता। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि उसने स्थानीय मान पूछा है। इसके बाद में बात करते हैं सवाल नंबर 51 की। एक आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र की 30 गुना है। तो देखो उसकी उम्र कितनी है, बेटे की उम्र की 30 गुना है। इस प्रकार से उनका अनुपात, 18 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना होगी। तो 18 वर्ष बाद क्या हुआ, उनकी आयु का जो अनुपात था 3:1 हो गया। अब आपको देखो बेटे की जो उम्र बढ़ी है उतनी पिता की उम्र बढ़ी है, तो उम्र का जो यहाँ पर अंतर है वो बराबर होना चाहिए अनुपात में भी, लेकिन यहाँ पर अंतर बराबर नहीं है, तो हमें करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, 29 का। यहाँ पर कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, 2 का। तो ऊपर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे 29 से करोगे, ये आपका 60 आ जाएगा और ये 2 हो जाएगा। नीचे 29 से करोगे, 29 ये कितना हो जाता है, 87 हो जाता है, और यहाँ पर 29 हो जाएगा। अब आप यदि अंतर देखते हो तो यहाँ 27 का, यहाँ पर भी 27 का दिखाई दे रहा है, 27 का अंतर दिखाई दे रहा है। तो हम कहेंगे कि जो 27 की वैल्यू है कितने साल बढ़ी है, एक्चुअल में 18 साल बाद की बात कर रहा है, यानी 27 की वैल्यू एक्चुअल में 18 वर्ष है। तो 1 अनुपात की वैल्यू एक्चुअल में कितनी हो जाएगी, 18/27 या 2/3 कह सकते हैं हम। 1 अनुपात की वैल्यू ये हो चुकी है। अब पूछा गया है कि आदमी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आदमी की वर्तमान आयु कितनी है, हम कहेंगे 60 है। तो 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 इंटू 60 कर दोगे, ये आपका यहाँ से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 53 की बात करते हैं। दो संख्याओं का योग दे रखा है आपको और HCF एलसीएम आपको दे रखे हैं, उनकी व्युत्क्रमों का योग पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो योग आपके पास जो व्युत्क्रमों का योग होता है वो किसके बराबर होता है, ऊपर तो जो दोनों संख्याएं उनका योग और नीचे दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। अब देखो योग आपको दे रखा है कितना, 36 दे रखा है। गुणनफल इस रूप में आपको दे रखा है। आप जानते हो कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF
इंटू एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, जो कि आपको 3 दे रखा है और 105 दे रखा है। दोनों को यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये दोनों संख्याओं का गुणनफल आ जाता है आपके पास। तो योग 36 हो चुका है और गुणनफल आपके पास 3 इंटू 105 हो चुका है। जो कट रहा है उसको काट दो, 3 से कटेगा ये 12 बार, तो ऊपर आ चुका है 12 और नीचे 105। अब किससे कट रहा है ये, अब ये 3 से फिर कट रहा है, तो 3 से ये 4 बार गया, 3 3 है, 3 5 है, तो 4/35 हो चुका है। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो चुका है। सवाल नंबर 56 की बात करते हैं। 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। ए और बी 2 पाइप है, एक 20 मिनट में भर सकता है, एक 30 मिनट में भर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों का एलसीएम लेते हैं तो ये 60 आ जाता है। ये आपका क्या आ चुका है, टोटल वर्क आ चुका है। इसके बाद में प्रत्येक की क्षमता यदि निकालते हैं, 20 का भाग 60 में दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 30 का भाग 60 में दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये इनकी क्षमता का अनुपात आ चुका है आपके पास, यानी कि ए 3 भरता है, बी पाइप से 2 भरता है प्रत्येक मिनट। अब यदि दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना समय लगेगा, हम कहेंगे 60 बटे दोनों साथ मिलकर, ये 3 भरेगा और ये 2 भरेगा, तो टोटल 5 भर जाएगा हर मिनट के अंदर, प्रत्येक मिनट के अंदर। तो 5 से आप डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, टोटल 12 मिनट लगेगा, 12 मिनट लग जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 61 की बात करें। 3 सदस्यों वाले परिवार में पिता और माता की औसत आयु 35 दे रखी है। पिता, माता और उनके इकलौते पुत्र की औसत आयु 27 दे रखी है। तो बेटे की उम्र पूछा गया है। मान लिया कि देखो, फादर को एफ से कर देते हैं, मदर को एम से कर देते हैं, और एक हो गया, एक उनका बेटा, बेटे को सन से कर देते हैं, एस से कर देते हैं, तीनों से डिनोट कर दिया है। अब एफ प्लस एम का औसत दे रखा है आपको 35 दे रखा है, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 70 के बराबर हो जाएगी इन दोनों की उम्र का योग, आयु का योग। और तीनों की आयु का योग किसके बराबर हो जाएगा, इनका औसत, तीनों का औसत 27 दे रखा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ये आपका 81 हो जाएगा। तो सन की आयु कैसे निकल जाएगी, आप दूसरे में से पहली इक्वेशन घटाओगे, 81 में से 70 घटाने पर कितना बचता है, 11, तो 11 साल आ चुके, ऑप्शन नंबर 3 हो चुका है। सवाल नंबर 66 की बात करते हैं। 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। यदि यह अनुपात 1:2 होना है तो पानी कितना मिलाना पड़ेगा, ये पूछा गया है। स्टार्टिंग पे अनुपात कितना था, 2:1 था, बाद में कितना करना है, 1:2 करना है। मिल्क और वाटर का अनुपात दे रखा है, इस अनुपात में करना है। अब देखो मिलाया क्या गया है, केवल पानी मिलाया गया है, तो मिल्क तो नहीं मिलाया गया। तो मिल्क जो अनुपात है वो बराबर करना है। बराबर करने के लिए कैसे करोगे, आप इस नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मिल्क और वाटर का नया अनुपात हम कहें तो यहाँ 2:1 रहेगा, यहाँ 2:4 हो जाएगा। अब कितना अनुपात मिलाया गया है, तो हम कहेंगे 3 अनुपात मिलाया गया है। यही पूछा गया है कि 3 की वैल्यू कितनी है। अब देखो पूरा मिश्रण कितना दे रखा है आपको, 60 दे रखा है। पूरा मिश्रण अनुपात में देखते हैं तो कितना हो जाता है, 1 + 2 + 1 3, तो 3 की वैल्यू किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा, तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि 3 ही अनुपात मिलाना पड़ेगा। तो 3 की वैल्यू दे रखी है हमें 60, तो 60 लीटर पानी हमें मिलाना पड़ेगा। 3 की वैल्यू 60 के बराबर, यानी 60 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 67 की बात करते हैं। 3 संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 45। दूसरी और तीसरी का योग 55 दे रखा है। तीसरी और पहली का 3 गुने का योग आपको 90 दे रखा है। तीसरी संख्या पूछी गई है। 3 संख्याएं मान लो x, y, z। पहली 2 संख्याएं x + y का योग आपको 45 दे रखा है। फिर y + z 2, दूसरी और तीसरी का योग आपको 55 दे रखा है। तो यदि मैं इनको घटाता हूं, सबसे पहली बात तो एक और दे रखा है आपको एक और क्या दे रखा है कि तीसरी यानी कि z प्लस पहली का 3 गुना यानी x का 3 गुना का योग आपको 90 के बराबर दे रखा है। अब पहली 2 इक्वेशन को यदि आप घटाते हो तो y से y कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, दूसरे में से एक घटाते हैं तो z - x ये बचेगा पहली 2 इक्वेशन से, और राइट साइड में 10 आ जाएगा।
ये आपके पास आ चुका है। तीसरी इक्वेशन क्या थी, z प्लस 3x थी, ये आपके पास 90 है। अब आप क्या करो कि दूसरी में से वापस पहले घटा दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर z से z कट जाएगा, लेकिन इधर 4x हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे और यहाँ पर 80 आ जाएगा। x का मान आपके पास कितना आ चुका है, यहाँ से 20 आ चुका है। x का मान मेरे पास 20 आ चुका है। पहली दो संख्याएं x प्लस वाई बराबर आपको कितना दे रखा है, 35 दे रखा है। x का मान यदि 20 रखोगे तो यहाँ से आप y का मान डायरेक्ट निकाल सकते हो, पहली इक्वेशन में रखकर कितना हो जाएगा, ये आपका 20 रखोगे तो 25 हो जाएगा। और फिर y का मान यहाँ पर रखोगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो z का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यदि 55 बनाने के लिए 25 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 30 जोड़ना पड़ेगा। तो तीनों संख्याएं आ चुकी है, जो भी पूछा है वो बता दो। ऑप्शन नंबर 4 के अंदर z का मान पूछा गया जो कि 30 है हमारा, ये हो गया। सवाल नंबर 73 की बात करते हैं। दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1:4 में आयतन दिया गया है। अब देखो त्रिज्या किस अनुपात में होती है, त्रिज्या यदि r है तो क्षेत्रफल r² आता है और आयतन में r का क्यूब आता है। अब आपको ये दिया गया है, इसका मतलब जो त्रिज्या है वो 1:2 में होगी, इसका अंडरूट लिया गया है दोनों का, और जो आयतन है इसका क्यूब करना पड़ेगा। 2 का क्यूब करोगे 8 आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 आता है, तो इस अनुपात में हमारा आयतन आएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 73 की बात करते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे इसमें से घटाने पर इन सबसे पूर्णतः विभाजित होती है। मान लिया कि 58 34 में से x को यदि मैं घटाता हूं तो जो संख्या आती है वो इन सबसे पूर्णतः विभाजित होती है। तो इन सब का सबसे पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। अब देखो इनका एलसीएम कितना आएगा, तो देखो एक तो ये 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है। इसको यदि मैं तोड़ता हूँ, तोड़ लेते सबको, ये 7 5 हो गया, इसको तोड़ोगे तो 7 और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको यदि आप तोड़ते हो तो ये आपका 2 का स्क्वायर इंटू 5 हो जाता है, और यदि 32 को तोड़ते हो तो ये 2 की पावर आपका 5 आता है। इतना हो चुका है। तो 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी हो चुकी है, 2 की पावर 5 हो चुकी है। उसके बाद में 5 की बात करते हैं तो 5 की पावर 1 है और 7 की पावर भी 1 है, ये हो गया है। तो आपका जो एलसीएम है वो हो जाएगा 32 इंटू 5 इंटू 7 हो चुका है। 7 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करो तो ये 14 हो गया, 21 से 22 हो चुका है। इसको 5 से करना है, संख्या को आधा करके एक 0 लगा दो पीछे, इतना हो जाएगा, यानी कि इतने आ गया है। x घटाया तो इतना आना चाहिए, x को घटाने पर इतना आना चाहिए, या इसका गुणनफल आना चाहिए। अब x का मान सबसे बड़ा होने के लिए क्या है कि ये सबसे छोटा हो, तो यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो ये बड़ा हो जाता, x छोटा हो जाता, तो x ये इतना ही रहेगा, तभी सबसे बड़ा आएगा x का मान। तो अब हम x का मान हमें केवल निकालना है, तो x को मैं दूसरी साइड ले गया। 58 34 में से 11 20 यदि आप घटाते हो तो कितना बचता है आपके पास, एक तो 4 बच जाता है, एक 1 बच जाता है, 7 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी वो संख्या ये हो जाएगी जो इसमें से घटाने पर संख्या पूर्णतः इन सबसे विभाजित होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 आ चुका है। सवाल नंबर 58 की बात करते हैं। एक आयत का परिमाप आपको इतना दे रखा है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है, तो इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। आयत का परिमाप देखो आपको कितना दे रखा है, 60। लंबाई क्या है, दुगनी है, यानी कि 2x मान लिया, यदि चौड़ाई x माना गया है तो परिमाप कितना हो जाएगा, यानी कि परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है। तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x प्लस x करोगे, ये आपका हो चुका है अंदर 3x, ये आपका 6x, और ये किसके बराबर दे रखा है आपको, 60 के बराबर दे रखा है। तो x का मान आपका कितना आ चुका है, 10 आ चुका है, यानी कि जो मेरी चौड़ाई है वो तो 10 आ चुकी है, और लंबाई आपकी कितनी आ चुकी है, 20 आ चुकी है। क्या पूछा गया आपसे, क्षेत्रफल पूछा गया है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये आपका लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यानी कि 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 80 की बात करते हैं। एक 2 अंकों की संख्या के अंकों को
दोहराकर जैसे ये संख्या बनी है, ये संख्या बनी है, और भी कोई संख्या जैसे बना देते हैं कि 34 बना दिए, इसी प्रकार से कोई भी संख्या आप बनाते हो तो टोटल 4 अंकों की संख्या बन जाती है। तो ये संख्याएं जो बनी है इस प्रकार से, ये किससे पूर्णतः विभाजित होगी? ऑप्शन यदि आप देखते हो तो ये जो 101 है, 101 का भाग दोगे तो इन सभी संख्याओं में जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। आप भाग दे के देख लो। देखो, यदि मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पहली संख्या आ जाएगी, इसको यदि 37 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दूसरी आ जाएगी, और जो मैंने लिखी है 34 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगी। तो ये आपका हो चुका है ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 85 की बात करते हैं। यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है। 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दे रखा है आपको? परसेंटेज के रूप में 30% दे रखा है। कहने का मतलब ये है, ये क्या है? ब्याज है 6 साल का परसेंटेज के रूप में। इस प्रकार से ध्यान रखो। तो प्रत्येक साल का कितना हो जाएगा? प्रत्येक साल का कितना हो जाएगा? x मान लो, ठीक है। कितने से इसको मल्टीप्लाई किया जाता? 6 से, जिससे 30 बन जाता, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये 30 बन जाता। यानी प्रत्येक साल का ब्याज 5% आ चुका है, और प्रत्येक साल का जो ब्याज होता है वही दर होती है, यानी 5% दर आ चुकी है। तो ये पूछा गया कि कितने वर्षों के बाद यह मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो मूलधन परसेंटेज में एक्चुअली 100% होता है। आपके पास एक साल का ब्याज कितना है? 5% दे रखा है। तो मूलधन के बराबर करने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यानी 100% बनाने के लिए 5% को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हम कहेंगे 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जिससे मल्टीप्लाई किया गया है, इतने वर्षों के अंदर ये मूलधन के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। सिंपल। सवाल नंबर 91 की बात करते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दे रखा है आपको। अब इसकी 2 बराबर भुजाएं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसके अंदर 2 भुजाएं बराबर होती है। इस प्रकार से 3 भुजाओं में से 2 भुजाएं बराबर होती है। तो आधार तो आपको 48 दे रखा है, और बाकी दोनों भुजाएं जो है वो 30-30 की दे रखी है। इसका आपसे क्षेत्रफल पूछा गया। क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी त्रिभुज का 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो ऊंचाई हमें इसकी निकालनी पड़ेगी। तो यहां से यदि मैं सीधी खड़ी ऊंचाई लंब डालता हूं, तो ये जो सामने वाली भुजा है इसको क्या करेगा? आधा आधा करेगा। ये समद्विबाहु में ऐसा होता है। तो ये 24 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। ऊंचाई हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। 300 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा, और 24 का स्क्वायर करोगे तो 576 हो जाएगा। घटाओगे तो 324 आ जाएगा, और 324 किसका स्क्वायर होता है? 18 का होता है। तो इसकी ऊंचाई आपके पास 18 आ चुकी है। ऊंचाई आ चुकी है तो हम इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। आधार कितना है? 24 है, और ऊंचाई 18 है। 2 से यदि काटोगे तो ये 9 आ जाएगा। तो 24 इंटू 9, और 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 चौक 36, 3 आई 18, और 3 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। देखो, 9 चौक 24 नहीं है इसका आधार। आधार हमने गलत रख दिया, 48 है। 48 दे रखा है। पूरे का आधार कितना है? 48 है। कितना है? 48 है। तो 48 को आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है। ये 72, 7 आई हासिल, 9 चौक 36, 36 और 7 करते हो तो 43, 432 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 55% मिला। किसका? कुल वैध मतों का मिला है, और 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि वोटों की कुल संख्या इतनी थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या बताइए। दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, वैध मत कितने मिले, वो पूछा गया है। मान लिया टोटल वोट 100% थे, जिसमें से 20% तो क्या हो चुके हैं? अवैध हो चुके हैं। तो बाकी कितने बचे? 80% बचे। अब ये जो वैध मत है, एक को इसका 55% मिला है। तो देखो, 100% कितने के बराबर है? 80 के बराबर है। हम कह रहे हैं कि ये 100% मान लिया हमने। तो 10% कितने के बराबर हो जाएगा? 8 के बराबर हो जाएगा। और 5% की बात करते हो तो 4 के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 80 का यदि मैं कितना निकालना है? 55% निकालना है। तो सबसे पहले 8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और फिर 5% कितना है? 4 है, तो 4 और जोड़ दो, यानी 44। 55% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 44 हो जाएगी।
तो बाकी बचे हुए उम्मीदवार को कितने परसेंट वोट मिलेंगे? यदि इसको 44% वोट मिले हैं, इसको यदि 44% वोट मिले हैं तो बाकी को कितने मिलेंगे? 80 में से घटा दो आप, इसको 36% वोट मिल चुके हैं। अब क्या कह रहा है कि यदि वोटों की कुल संख्या 7500 है, यानी 100% की वैल्यू आपको दे रखी है, 7500 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से हमें पता चल चुका है 75 हो जाएगी। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू 75 हो जाएगी। आपसे पूछा गया दूसरे को, यानी कि 36 मिल रहे हैं दूसरे को, तो 36 की वैल्यू बतानी है, तो 36 इंटू आप 75 कर दो, ये है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको आधा कर देता हूँ और इसको डबल कर देता हूँ, इस प्रकार से भी कर सकता हूँ। 15 से यदि मल्टीप्लाई करते हो 8 को, 12 20 और 15 और ये 2700 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? एक आ चुका है। सवाल नंबर 98 की बात करते हैं। ये आपको कुछ दे रखा है कि 52 का 3/4 99 के 2/3 से कितना कम है। तो 99 का 2/3 निकालना है, 52 का 3/4 निकालना है, इन दोनों का अंतर बताना है। कहने का मतलब ये, काटते हो 33 2 66 आ जाएगा। ये काटोगे 13 13 39 हो जाता है। घटाओगे यदि 40 होता तो 26 बचता, एक ज़्यादा 27 बचेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है? 3 हो चुका है। लास्ट सवाल, सवाल नंबर 100 की बात कर रहे हैं, सवाल नंबर 100 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इन दोनों को यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना बचता है आपके पास? यदि इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 676 आ जाएगा, और कितने स्थानों के? 676.5 आएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। और जो परसेंटेज, जो ये क्वेश्चन मार्क का साइन है, उसको हमने x मान लिया है, बराबर 600, यानी कि x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो x को एक साइड में रख दो, बाकी क्या हो जाएगा? 676.5, ये इधर आएगा तो माइनस का हो गया। अब यदि आप इनको घटाते हो तो आपका 76.5 ये आंसर आ जाता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अपना पेपर हो चुका है आज का कंप्लीट। कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना, अच्छा लगा है तो लाइक करना, और मिलते हैं इसी प्रकार के एक और पेपर के साथ। थैंक यू दोस्तों।